हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, हमने पार्ट ए कर लिया था जिसमें दो दो मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी पार्ट बी में एक दो क्वेश्चन और बाकी है। बाकी चार चार मार्क के लगभग अपने कंप्लीट कर लिए। और पार्ट सी तो अभी करवा ही दूंगा, है ना। तो पार्ट बी के पहले दो क्वेश्चन और देख लो, फिर पार्ट सी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो फिर से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कल के पेपर में, है ना। ढंग से देखना। डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स की रैंक पूछ सकता है, वही इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो। मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 0 1 0 1 -3 1। 0 1 -3 1, सॉरी -1। 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 2 3 1 0 2 1 1 -2 0 1 1 -2 0, है ना। इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। देखो यार, मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर, ये एक्लन फॉर्म क्या होती है? एक बार रिवाइज करवा दो। तो एक्लन फॉर्म होती है बेटा, रो वन का फर्स्ट एलिमेंट 1 रखना है, उसके नीचे 0 बनाने, ये 0 बढ़ते रहने चाहिए और हाईएस्ट 0 बॉटम रो में आना चाहिए, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 बनाने पड़ेंगे अपने को। यही होती है एक्लन फॉर्म। अच्छा, तो इसे रैंक कैसे पता लगेगी? बेटा, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वही रैंक होगी। रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब ये तो 0 रो हो गई, ये नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो रैंक 3। मान लो यहाँ पर 1 आ जाता, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो रैंक कितनी आ जाएगी? 4। ये सारी की सारी रो 0 है, ये सारी की सारी रो 0 है, पर इसमें कोई 1 आ गया, इसमें कुछ कांस्टेंट आ गया, तो दो नॉन जीरो रोज है, तो इसको बोलते हैं रैंक। तो 0 रोज को क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं नलिटी। अगर सारी की सारी रो में 0 एलिमेंट हो गए तो नलिटी 2, और कुछ नॉन जीरो रोज है तो रैंक भी 2। कुल मिलाकर समझ गए इतनी सी बात। अब मैं इसको एक्लन फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। एक्लन फॉर्म क्या कहती है? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर 0 है, इसको 1 करना है। R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, रो 4 है। अगर मैं R2 को R1 से रिप्लेस कर दूं तो ये यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी और 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन, R2 रिप्लेस टू R1। जैसे R2 को R1 से रिप्लेस किया, R2 को R1 से रिप्लेस किया, इसका मतलब R1 आ गया R2 की जगह और R2 आ गया R1 की जगह। तो R2 क्या थी? R2 है 1 0 1 1, तो ये आ गई ऊपर। और R1 क्या थी? 0 1 -3 -1, ये आ गया इसकी जगह। 3 1 0 2 पड़ा है, 3 1 0 2 पड़ा है और 1 1 -2 0 पड़ा है। अब सिंपल सी बातें हैं। देखो, यहाँ पर 1 बनाना था, बना लिया। उसके बाद देखो ये 0 है, और कोशिश करते हैं 0 बनाने की। इसके नीचे देखो ये 0 बन सकता है। कैसे बन सकता है ये? बेटा, R3 रिप्लेस टू R3 -3 R1, है ना। ये भी 0 बन सकता है। ठीक है, कोशिश करते हैं पहले इसको 0 बना लेते हैं। तो R3 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R3 -3 R1। R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 3 -3, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1। 3 -3 कितना हो गया? 0, है ना। तो R1 में कोई चेंज नहीं किया, 1 0 1 1। R2 में कोई चेंज नहीं किया, 0 1 -3 -1। R3 में चेंज कर रहा हूं, R3 में से 3 R1 घटा रहे हैं, तो ये ऑपरेशन 0। R3 कितना है? 1 -3 R1 कितना है? 0। 1 -0 1। R3 कितना है? 0 -3 R1 कितना है? 1, तो 0 -3 -3। R3 कितना है? 2 -3 R1 कितना है? 1, 2 -3 -1। R4 में कोई चेंज नहीं, 1 1 -2 0। ठीक है क्या? देखो 1 बन गया, 0 0। अब देखो R3 R2 कर रहा हूं मैं। R3 रिप्लेस टू रो 3 में से रो 2 घटा रहा हूं। ऐसा क्यों? देखो 0 दिख रहा होगा तुम्हें, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखो 0 -0, R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 -3 -1। चेंज R3 में किया है, रो 3, तो 0 -0 0,
1 माइनस 1 0, माइनस 3, फिर माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3, ये भी क्या हो गया 0, माइनस 1 में से माइनस 1 गया 0, फिर क्या 1 1 माइनस 2 0। मैंने कहा था ऑल जीरो हमेशा बॉटम में आएंगे, मतलब इसको रो 4 में चेंज करना पड़ेगा। तो R3 रिप्लेस टू R4, R3 को R4 में रिप्लेस कर दिया। अब R3 को R4 में रिप्लेस कर दिया तो R4 है 0 0 0 0, R3 हो गई 1 1 माइनस 2 0, उसके ऊपर क्या है R2 क्या है 0 1 माइनस 3 माइनस 1, और R1 क्या है 1 0 1 1। और जीरो बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। R3 रिप्लेस टू कर रहा हूं R3 माइनस R1, R3 में से R1 घटा रहा हूं तो देखो 1 0 1 1, R3 में से R1 गया 1 माइनस 1 0, R2 पड़ा है 0 1 माइनस 3 माइनस 1, हाँ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और 0 माइनस 1 माइनस 1, और 0 0 0 0। अच्छा, और R3 रिप्लेस टू कर रहा हूं इस बार R3 माइनस R2, ऐसा क्यों किया, और जीरो बन रहा है 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1, देखो 0 माइनस 0 0, R3 माइनस R2 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0, और ये 0 0 0 0। और जीरो बन सकता है नहीं, तो देखो 1 फिर 0 फिर बढ़ते हुए 0 फिर और बढ़ते हुए 0, तो दो नॉन जीरो, दो जीरो रोज है, दो नॉन जीरो रोज है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। क्यों, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज का मतलब जिसमें जीरोज नहीं है, तो इसमें और इसमें जीरोज नहीं है, सारे जीरो नहीं है, तो रैंक आ गई 2 इनके कारण। तो ये पूछ रहा है नलिटी कितनी है, 2, इनके कारण जितनी जीरो रोज है वो नलिटी होती है। ये बात समझ में आ गई, ये आने वाला है सवाल। एक सवाल और देखो 4 नंबर का, एक्चुअली ये 8 नंबर सवाल है ना, कल 6 कर लिए थे, 7वां अभी करवा दिया, ये 8वां। इन्वेस्टिगेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट फॉर कंसिस्टेंसी, फॉर consistency of the following equation and if possible find the solution, and if possible find the find the solution find the solution किसका, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y प्लस 6z बराबर 8, x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू माइनस 1, और 15x माइनस 3y, 15x माइनस 3y प्लस 9z बराबर 21। देखो ऐसा सवाल क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें इन इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है ना, एक्चुअली ये बताना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है कि इनफाइनाइट है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट। तो इन इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है, और पॉसिबल हो तो सॉल्यूशन भी दे दो। तो पहले मेरी फंडा सुनो, इसका फंडा क्या है, बिना फंडा समझे सवाल नहीं हो सकते। एक होती है मैट्रिक्स, एक होती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, देखो एक मैट्रिक्स की रैंक निकालो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये बराबर है, और ये बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो बेटा होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है अभी बता दूंगा जिनको नहीं पता। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स वाई एंड जेड जो कि सवाल में दिए हुए, ठीक है, तो बेटा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन में भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है,
और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल ही नहीं है तो बेटा नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इसने कहा कंसिस्टेंसी के बारे में चेक करो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट की नो, ये तीन चीजें। अब तुम्हें समझना है एक तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो पर हो सकता है नहीं पता, तो सिखाऊंगा सबको। ये जो भी सवाल दे रखा है इस सवाल को गौर से देखो। इस सवाल में तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे, इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे। मैं एक और सवाल वापस नोट कर देता हूं। इक्वेशन क्या है अपने पास, 4x माइनस 2y प्लस 6z बराबर 8, एक्स प्लस वाई माइनस 3z बराबर -1 और 15x माइनस 3y प्लस 9z बराबर 21। ऐसा जब भी पेपर में सवाल दिखे सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लो ए। वो मैट्रिक्स क्या है, 4 -2 6, 4 -2 6, 1 1 -3 और 15, ये जो 15 है 15 -3 और कितना है 9z 9। ये है मैट्रिक्स, ठीक है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, चलो एक काम करते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ही बताता हूं सीधा, उससे काम आसान हो जाएगा अपना। देखो सीधा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूं, है ना। मैट्रिक्स ए तो पता लगी तुम्हें, अब क्या है अभी जो बनाई थी। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होती है ए ऐसे डैश डैश करके बी, दिस इज द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे बनती है ये, ए तो हमें पता है क्या है, ए मैट्रिक्स हमें पता है क्या है कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स, कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। तो वो क्या है, 4 -2 6, 1 1 -3, 15, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 9, ये है ए मैट्रिक्स। फिर इसको डैश 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 करके बी लिख लो, 8 -1 21, 8 -1 21। बेटा ये होती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या होती है ये, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे अगर वो मैट्रिक्स की रैंक के बराबर है, और वो बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब ये एक्स वाई जेड कितने हैं, तीन है, तीन है, मतलब ये भी तीन, ये भी तीन और ये भी तीन, तो सॉल्यूशन होगा यूनिक। रैंक तो तीन है, रैंक मान लो दो है और वेरिएबल मान लो तीन है, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी रैंक दो है, इसकी रैंक तीन है, रैंक ही बराबर नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा, तो किसी भी इसको एज ए मैट्रिक्स ट्रीट करो, जैसे अभी पीछे वाला सवाल कराया था, उसकी रैंक कैसे निकाली थी, एक्लन फॉर्म में चेंज करके। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको एक्लन फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर 0 0 0 0 नीचे बनाते रहेंगे, ठीक है। बॉटम रो में सारे 0 आएंगे। तो एक्लन फॉर्म चेंज कर रहा हूं, R2 रिप्लेस टू R1 कर दिया। ऐसा करने का रीजन 1 आ जाएगा ऊपर और मुझे 1 लाना पड़ेगा, तो ये आ गया R2 हो गई R1, तो 1 1 -3 -1, R1 हो गई R2, तो 4 -2 6 और 8, फिर क्या है 15 -3 9 और 21, डॉट 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 डॉट, है ना। ये ए बी चल रही है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब जीरो बनाओ। चार को जीरो बनाने का एक ही तरीका है, चार में से चार घटा दो, तो R2 रिप्लेस टू R2 -4 R1। R2 कितना है, R2 देखो ये 4 है, 4 -4 R1 कितना है 1 है, 4 - 4 क्या हो गया 0, ये हो गया 0। R2 कितना है -2 -4 R1 कितना है 1, 4 और 2 कितना हो गया माइनस का 6। R2 कितना है 6 -4 R1 कितना है -3, 6 प्लस 12 यानी कितना हो गया 18। R2 कितना है 8 -4 R1 -1, 8 + 4 12, ये हो गया 12। इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया, 1 1 -3 -1 पड़ा है, 15 -3 9 और 21। ओके, अब ये हटाते हैं R3। 15 को 0 बनाने का एक ही तरीका है, R3 माइनस कर दें 15 R1। R3 देखो 15 -15 R1 कितना है R1 1, 15 - 15 0, तो R3 चेंज हो रही है, तो R3 में ये हो गया 0। फिर R3 है -3, देखो -3 -15 R1 कितना है 1, तो ये हो गया -18, -18।
फिर 9 - 15 आर, सॉरी, R3 - 15 R1 है ना, हाँ, तो 9 - 15 R1 कितना है, R1 है -3, तो -3, तो 9 + 45, 45 10 55, यानी ये जो हो गया 54, 54। और क्या है, R3 है 21 -15, R1 कितना है -1, 21 और 15 कितना हो गया यार, 21 और 15, 5 और 6 36 हो गया, 36। एक पड़ा है, एक पड़ा है, -3 पड़ा है, -1 पड़ा है, 0 पड़ा है, -6 पड़ा है, 18 पड़ा है और 12 पड़ा है। एक काम करते हैं, R3 रिप्लेस टू कर रहा हूं मैं, देखो 18 -18 में +18 जुड़ जाए तो काम हो जाए, तो R3 -3 R2, R3 कितना है -18, -3, इस 18 की बात कर रहा हूँ, -18 -3, R2 कितना है -6, माइनस माइनस +6, 18 - 18 0, तो देखो R3 है 0 -3 R2, 0 माइनस कुछ भी, 0 इंटू समथिंग 0, -18 +18, ये भी क्या हो गया 0, 54, R3 -3 R2 18, 18 इंटू 3 54 -54, ये भी 0, 36 -3 R2, R2 है 12, 36 -36, ये भी हो गया 0, तो 0 -6 18 12 1 1 -3 -1, बॉटम रो 0 आ गई, मेरी बात समझना, ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है अपने पास, सॉरी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है अपने पास। क्या क्या आ गई है, और कुछ जीरो हो रहा है क्या, हाँ हो तो रहा है, एक मिनट रुको, थोड़ा और कर लेते हैं। R2 रिप्लेस टू कर रहा हूं मैं, R2 -6 R1, R2 कितना है 0, -6 R1 कितना है 1, बात एक ही है, अगर इसको 0 करना चाहेंगे तो ये हट जाएगा 0 से, है ना, तो चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। देखो अपने पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है, क्या आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई 1 1 -3 -1 और 0 -6 18 और 12 और 0 0 0 0। ढंग से देखो तो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, देखो ये पूरी मैट्रिक्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, तो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखो ए की, ए है ये वाली है मैट्रिक्स ए, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नॉन जीरो रोज 2 ही है, एक में तो सब जीरो ही है, इसकी भी रैंक 2, तो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बराबर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि 2 है, लेकिन ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 थे, तो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बराबर है रैंक ऑफ ए बराबर है 2, और 2 छोटा है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 से है, मतलब सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर ली कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है क्या, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए इसके यार, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, तो सर अगर यूनिक सॉल्यूशन आते तो सॉल्यूशन निकालते कैसे, बेटा सॉल्यूशन निकलता है ax बराबर b से, मैट्रिक्स ए ले लो, वेरिएबल ले लो एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स बी ले लो, है ना, ax बराबर b से क्या निकलता है सॉल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए स्टार्ट में बनाई थी ना, ये रही, ये रही ए मैट्रिक्स, तो ए की वैल्यू यहां रख देंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहां रख देंगे, एक्स पड़ा है और बी कितना है स्टार्टिंग में, बी भी लिखा रखा है, ये रहा 8 - 1 21, 8 - 1 21, एक इक्वेशन बना के दिखा देता हूं, 8 - 1 21 और ये है 4 - 2 6, 4 - 2 6, 4 - 2 6, इसके इससे मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा, बाकी डाटा तुम भर लेना, इसके आएंगे तो 4x - 2y + 6z बराबर है 8, तो बेटा इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, यहां से एक इक्वेशन आएगी उसको बराबर रख देंगे, यहां से भी इक्वेशन आएगी बराबर रख देंगे, तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, अभी नहीं आएगी, अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अभी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है क्या, चलो अब पार्ट सी करते हैं, 10 मार्क का, 10 मार्क्स के सवाल है पार्ट सी में, 10 मार्क के सवाल है, तो स्टार्ट करते हैं सवालों से, काफी आसान है वैसे तो, है ना, दिक्कत तो है ही नहीं, सवाल बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन,
10 मार्क का पहला, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम एंड surface area, find the volume and the surface area of the solid formed by revolution, formed by revolution of the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta about the initial line. ये सवाल हर बार आता ही रहता है 2-3 सालों में ना, तो इस बार भी आई होप ये सेम का सेम सवाल छप के आए। तो देखो यार, कार्डियोइड को रिवोल्यूशन करवा रहे हैं इनिशियल लाइन के अबाउट, है ना, तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है क्या। तो यार कार्डियोइड की शेप कुछ ऐसी होती है ना, कुछ ऐसी ये होती है, कार्डियोइड की कुछ ऐसी शेप होती है। इसको रिवोल्यूशन करवा रहे हैं, रिवोल्यूशन करवाने के बाद जो सॉलिड जनरेट होगा उसका एरिया और वॉल्यूम निकालना है। इतना टाइम नहीं अपने पास कि मैं तुम्हें सारे फंडे समझा सकूं, तो फॉर्मूला दे रहा हूं, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा में जब भी सवाल आ जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2π/3 इंटीग्रेशन, जो भी कुछ लिमिट है अल्फा से बीटा, r³ साइन थीटा डी थीटा, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2π इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा r साइन थीटा रूट में r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो वॉल्यूम निकालना सिखा देता हूं, है ना। इसने कहा कि कार्डियोइड है, इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया मैंने 2π/3 इंटीग्रेशन। अब ये कार्डियोइड को रोटेशन करा रहे हैं, तो इसमें जो लिमिट आएगी वो आएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई कंप्लीट, तो 0 से पाई, ठीक है। r³ साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। r की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो वॉल्यूम हो गया 2π/3, r की वैल्यू क्या दे रखी है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। वॉल्यूम आ गया 2π/3, देखो ये a का क्यूब कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन क्या है 0 से पाई। अब 1 प्लस कॉस थीटा अंदर बचा है, 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब बचा है, और साइन थीटा डी थीटा बचा है। इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, 1 प्लस कॉस थीटा को मान लिया t, 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर dt, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का dt, तो वॉल्यूम आ गया 2π/3 a³ इंटीग्रेशन। जब थीटा की वैल्यू बेटा 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब थीटा 0 है तो t 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 प्लस 1 यानी 2, जब थीटा पाई है तो t क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 180 होता है -1 यानी 0, तो ये आ गया। जब थीटा है 0 तो ये है अपने पास कितना 2, और जब थीटा है पाई तो ये अपने पास 0, सही है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, t है, तो t³, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू है माइनस का dt, तो माइनस का dt, ठीक है। इंटीग्रेशन का रूल है, अगर माइनस हटाना है तो लिमिट एक्सचेंज हो जाती है, तो 2π/3 a³ लिमिट हो गई एक्सचेंज 0 से 2, माइनस हट गया, t³ dt। अब t³ का इंटीग्रेशन कितना आसान है यार, कितना आसान है, देखो t³ क्या हो गया, t की पावर 4/4 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2π/12 a³, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 0, ये हो गया 6 से ये 2 6 12, 2 की पावर 4, तो a³ 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 में 16 बटा 6, और पाई पाई काट दो, 2 8 16, 2 3 6, ये आ गया 8/3 पाई a³। यही क्वेश्चन अभी IES 2025 के रीजनिंग के पेपर में आया है ना, जनरल स्टडीज के पेपर में ये सेम सवाल आया है, कार्डियोइड का वॉल्यूम निकालो, और इसका आंसर है 8/3 पाई a³, है ना। अब तुम देख लो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है एरिया निकालना। तो यार सरफेस एरिया का तो अभी फॉर्मूला बताया ही था मैंने,
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? S बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा, अपने पास एक कार्डियोइड है तो 0 से पाई, क्या है r साइन थीटा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अभी के अभी फॉर्मूला याद कर लो, बता रहा हूं मैं, भूल जाओगे। S बराबर 2 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू बताई थी, a मतलब क्वेश्चन में दी है a इंटू वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओहो हो, अब बड़ा बनेगा यार। r की वैल्यू a इंटू वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा। यार r है a इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा क्या होगा? डी आर बाई डी थीटा a पड़ा है, वन का जीरो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा हो गया माइनस ए साइन थीटा। अब माइनस ए साइन थीटा का क्या करना पड़ेगा अपन को? स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा पड़ा है, तो एस बराबर क्या आ गया? 2 पाई 0 टू पाई, ए तो कांस्टेंट है बाहर ले रहा हूं, 2 पाई ए, वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, रूट में क्या हो गया ये है ए स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर पड़ा ही, ए स्क्वायर बाहर ले लो यार, तो एस बराबर 2 पाई, जरा देखो यहां से ए स्क्वायर रूट से बाहर लिया तो यहाँ ए आएगा, ए को बाहर ले लिया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 0 से पाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, रूट में क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन, वन प्लस वन कितना हो गया? 2, प्लस ये 2 कॉस थीटा पड़ा है, 2 कॉस थीटा ज्यादा बड़ा रूट कर दिया, यहाँ पर डी थीटा पड़ा ही है, तो एस बराबर हो गया 2 पाई ए स्क्वायर। देखो कॉमन तो अभी भी आ ही रहे हैं, 0 से पाई, ये है वन प्लस कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, रूट में 2, 2 बाहर ले लिया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ क्या बचा? अच्छा सॉरी, रूट 2 बाहर आएगा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट 2 बाहर आ गया, तो 2 पाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2 बाहर ले लिया, रूट 2 बाहर लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो एस बराबर हो गया 2 रूट 2 पाई ए स्क्वायर 0 टू पाई, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1 है, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर है आधी, आधी मतलब रूट है ना, हाफ, तो 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1 एंड हाफ, 1 प्लस हाफ हो गया 3/2 साइन थीटा डी थीटा। अब फिर से आसान हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा को मान लिया टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन थीटा, डी थीटा बराबर डी टी, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस डी टी, तो एस बराबर हो गया 2 रूट 2 पाई ए स्क्वायर, जब थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 1, 1 और 1 2, और जब थीटा की वैल्यू पाई तो कॉस 180 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या माना है? टी, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस डी टी, तो ये लो माइनस का डी टी, माइनस हटेगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो 2 रूट 2 पाई ए स्क्वायर लिमिट हो जाएगी 0 से 2, टी की पावर 3/2 डी टी। इंटीग्रेशन कितना आसान, 12th के इंटीग्रेशन में तो अटका ही मत करो, टी की पावर 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2, 0 से कितना 2, तो 2 रूट 2 पाई ए स्क्वायर इंटू 2/5, अपर लिमिट 2 की पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया 2 इंटू 2 हो गया 4 अपॉन 5 पाई ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4/5, बचा रूट 2, रूट 2 मतलब 2 की पावर हाफ और 2 की पावर 5/2, 5/2 और एक 6/2, 6/2 यानी 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, ये हो गया 8, 8 चौक 32, 32 पाई ए स्क्वायर बटा 5, बेटा ये आ गया सरफेस एरिया, ठीक है क्या? फिर भी डाउट हो पूछ लेना यार, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम की लिंक इसमें मैंने पिन कर रखी है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो बीटीयू का ग्रुप है उसमें लिंक जाती नहीं है ना, तो अलग से ग्रुप बना रखा है मैंने, उसको ज्वाइन कर लो, फिर डाउट पूछो ग्रुप में, आज की रात है अपने पास, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क का, 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2, यूज स्टोक्स थ्योरम, यूज स्टोक्स थ्योरम, यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेलुएट इंटीग्रेशन x प्लस 2y dx, x प्लस 2y
एक्स प्लस 2y dx प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड डी वाई प्लस वाई माइनस जेड डी जेड प्लस वाई माइनस जेड डी जेड। ये हो गया वाई माइनस जेड डी जेड, वाई माइनस जेड डी जेड, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन है यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट दिस वेयर, यहां पर सी दे रखा है, सी यानी कि किसी रीजन में बाउंडेड है, वेयर सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल, बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बाउंड्री है, क्लोज्ड रीजन जो है ना, ये ट्राइंगल की बाउंड्री है विद वर्टाइसेस, विद वर्टाइसेस 2 0 0 0,3,0, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं यार 030 एंड 006 एंड 006, ठीक है। ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम का यूज करके हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, x प्लस 2y dx प्लस x माइनस जेड dy प्लस y माइनस जेड dz। तो सबसे पहले फंडा समझो कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो स्टोक्स थ्योरम जो है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है, ये मैंने पार्ट ए में बता दिया था, है ना। अब ये जो रीजन बाउंडेड है वो एक ट्राइंगल की बाउंड्री है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्राइंगल के जो है ये वर्टेक्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो पहले फंडा, अगेन फंडा समझो पहले। स्टोक्स थ्योरम कहती है कि क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये बराबर होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ, एफ का कर्ल होता है, एक सेकेंड बेटा कॉल आ रहा है। जल्दी बात करके वापस देना है। हाँ, तो स्टोक्स थ्योरम कहती है लाइन इंटीग्रल को किसमें चेंज करना, सरफेस इंटीग्रल में। तो क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये होता है बेटा कर्ल ऑफ एफ। तो कर्ल ऑफ एफ मतलब ये डेल डबल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कर्ल, है ना, कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, डी एस ये वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर है। और क्या होता है, एक और समझो, क्लोज इंटीग्रल इसको लिखते हैं, मान लो एफ, और ये दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करा दी मैंने, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड बराबर डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ तो है ही, कर्ल ऑफ एफ तो है, डीएस वेक्टर को लिख सकते हैं अपन, देखो एन कैप होता है डीएस वेक्टर बटा डीएस का मॉड, तो इसको लिख सकता हूं मैं एन कैप यूनिट वेक्टर इंटू डीएस का मॉड, मतलब एरिया, एक्चुअल में ये एरिया हो गया। तो ये भी कर सकते हैं अपन। इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल में देखो क्या दे रखा है, समथिंग डीएक्स समथिंग डीवाई समथिंग डीजेड, मतलब ये देखो ये दे रखा है समथिंग डीएक्स प्लस समथिंग डीवाई प्लस समथिंग डीजेड, इसको ना F1 और dr होता है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz इक्वल टू 0, इक्वल टू मतलब ये लाइन इंटीग्रल है कुल मिलाकर। तो F1 i प्लस F2 j F3 k, ये हो गया F वेक्टर, और dr वेक्टर हो गया dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो देखो ये हो गया F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, ये कह रहा हूं। तो इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना ही स्टोक थ्योरम का काम है, ठीक है। ये कब लगाएंगे बेटा, जब वेक्टर की फॉर्म में हो। ये कब लगाएंगे, अभी देखो ये यही लगाएंगे, ये इसकी फॉर्म में समथिंग dx प्लस समथिंग dy प्लस समथिंग dz, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन कर्ल, सॉल्यूशन कर लें अब इसका।
अब इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। तो हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन जो कि बाउंडेड है किसी ट्रायंगल रीजन में। वो क्या है? x प्लस 2y dx प्लस x माइनस 2 dy प्लस y माइनस 2 dz। ये होगा डबल इंटीग्रेशन। ये जो भी f है उसका कर्ल लेना है अपने को, कर्ल ऑफ f लेना है, उसको मल्टीप्लाई करानी है यूनिट वेक्टर से और ds यानी ये एरिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझो है ना, अब ज्यादा कचरा हो जाएगा, एक बार मेरी बात स्टार्ट से वापस सुनो। हमें स्टोक्स थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। ये एक रीजन में बाउंडेड है और वो रीजन बाउंडेड है ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कर्ल निकालेंगे एफ का। तो एफ क्या है, इस चीज को समझो पहले, व्हाट इज एफ। तो एफ वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है वही है। तो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर ये एक्स प्लस 2y आई कैप प्लस एक्स माइनस 2 जे कैप प्लस वाई माइनस 2 के कैप। एफ वेक्टर क्या होता है? समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप। और ये dx आई कैप है तो ये मल्टीप्लाई होके बना है ना f1 dx। तो मतलब ये पहले तो f1 आई कैप था, मतलब ये x प्लस 2 आई कैप था, x माइनस 2 जे कैप था, y माइनस 2 के कैप था। ये था f वेक्टर। तो ये f वेक्टर। अब f वेक्टर का कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालने का फॉर्मूला, कर्ल ऑफ f, फॉर्मूला होता है कर्ल निकालने का, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और जो दे रखा है क्या, x प्लस 2y, फिर क्या है x माइनस 2, फिर क्या है y माइनस 2। सिंपल सी बात है। मतलब अब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, अभी तक मैंने फंडा समझाया था खाली। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है कर्ल ऑफ f डॉट एन कैप ds। मैं ये निकाल रहा हूं कर्ल ऑफ f। ये कैसे निकाल रहे हैं ये देखो, आई कैप को रखा, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, आई कैप को रखा, ये लाइन गई ये लाइन गई, डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या, वाई माइनस 2 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स माइनस 2, फिर माइनस जे कैप लिया, ये गया ये गया, क्या बचा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये गया वाई माइनस 2, वाई माइनस 2, ठीक है ना, माइनस जे कैप ये गया डेल बाई डेल एक्स वाई माइनस 2 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप लिया, ये गया ये गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस 2, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस 2y, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस 2y। ये हो गया कर्ल। तो कर्ल ऑफ एफ आ गया, कितना आया, आई कैप, हाँ, y के रेस्पेक्ट में y का 1, 2 का 0 हो गया तो ये आ गया 1, माइनस z के रेस्पेक्ट में x माइनस 2 का 2 है ना, x माइनस 2 ही तो था, ही z दिख रहा है, x माइनस 2 ही है, x माइनस 2 का z के रेस्पेक्ट में हो गया 0, माइनस j कैप, y माइनस 2 का x के रेस्पेक्ट में हो गया 0, है ना, सब ये 2 है ना, z खाली नीचे ही है, इस पूरे में z है ही नहीं ना, x प्लस 2y है, x माइनस 2 है, y माइनस 2 है, z तो है ही नहीं। तो j कैप ये 0 हो गया, और ये z के रेस्पेक्ट में ये भी 0 हो जाएगा, तो j तो पूरा ही 0 है, प्लस के कैप, x के रेस्पेक्ट में ये हो गया 1, y के रेस्पेक्ट में ये हो गया 2, एक में से 2 गया माइनस 1, कर्ल ऑफ f आ गया कितना, आई कैप ये 0 और माइनस के कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहा गया कर्ल अपना आई कैप माइनस के कैप। अब हमें निकालना है, देखो फॉर्मूला देखो, कर्ल एफ निकालना है, अब यूनिट वेक्टर एन कैप निकालना है। एन कैप क्या है, जो प्लेन दे रखा है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, एन कैप मतलब हो गया स्टेप 2, स्टेप 2 हमें एन कैप निकालना है, एन कैप हो गया नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। सर ये प्लेन क्या है बेटा, ट्राइंगल का रीजन है ना, वही तो है अपना प्लेन, जो बाउंड्री रीजन है वो ट्राइंगल है। तो क्या है वर्टाइसिस ट्राइंगल के 2 0 0 0 3 0 0 0 6, 2 0 0
0 टू 0, 2 0 0, 0 टू 0, और तीसरा क्या था देखना ही पड़ेगा, 2 0 0, 0 टू 0, 0 3 0, 0 0 6, 0 3 0, 0 0 6, 0 3 0, 0 0 6, यही तो है अपना बाउंडेड रीजन। अब हम प्लेन निकालना है, तो बेटा प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन होता है x बाई ए कितना है 2, प्लस y बाई बी कितना है 3, प्लस z बाई सी कितना है 6, बराबर 1। ये प्लेन की इक्वेशन होती है, क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1। यहाँ a है 2, b है 3 और c कितना है 6। प्लेन की इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, एलसीएम कितना आएगा इसका 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा और 6 1 जा बराबर 1। प्लेन की इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 6, ये आ गया प्लेन। ठीक है, हमें इस प्लेन का निकालना है ग्रेडियंट, क्या निकालना है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ प्लेन। ग्रेडियंट कैसे निकलता है बेटा, ग्रेडियंट निकलता है डेल आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ जो भी डाटा है, क्या डाटा है अपना 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6। ग्रेडियंट होता है डेल डॉट जो भी जिसका भी निकालना है, हमें इस प्लेन का निकालना है, तो डेल डॉट एन कर दिया मैंने। तो डेल बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 3x का 3, बाकी का 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 3 आई कैप। जे डेल बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में सब 0 होंगे, बस वाई से 2 निकल के आ जाएगा, तो 2 जे कैप आ गया, प्लस डेल बाई डेल जेड करेंगे इस पूरे का, जेड के रेस्पेक्ट में सब 0 हो जाएंगे, पर जेड का 1, 1 इंटू के कैप आ गया, ये आ गया अपने पास ग्रेडियंट। ठीक है, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर मुझे एन कैप निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा एन वेक्टर बटा मॉड एन। व्हाट इज एन वेक्टर, ये रहा 3i, ये एन वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस के कैप बटा मॉड एन कितना हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 3i प्लस 2j प्लस के कैप बटा रूट में 14, है ना, ये आ गया अपने पास नॉर्मल वेक्टर। ठीक है क्या, तो कर्ल निकालना था, कर्ल के बाद हमें क्या निकालना था, नॉर्मल वेक्टर निकालना था, फिर तो एरिया है ही। वापस देख लो सवाल को, हमें निकालना है डेल क्रॉस एफ, पहले तो कर्ल, कर्ल के बाद हमें निकालना है जो भी बाउंडेड रीजन है उसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है प्लेन के, तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो भाई प्लेन क्या है, प्लेन है ट्रायंगुलर प्लेन, तो मैंने पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, ये रही प्लेन की इक्वेशन, सॉरी ये नहीं, प्लेन की इक्वेशन ये रही 3x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 6, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, अब प्लेन का ग्रेडियंट निकाल लिया मैंने, ग्रेडियंट क्या देगा, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देगा, हाँ नॉर्मल वेक्टर देगा, नॉर्मल वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वही वेक्टर बटा उसका ही मॉड, आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो सवाल था वो क्या था, हमारा जो सवाल था वो था x प्लस लाइन इंटीग्रल क्या था, x प्लस 2y, x प्लस 2y dx प्लस x माइनस 2 dy प्लस y माइनस 2 dz, ये होता है डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ f। कर्ल ऑफ f अपन ने क्या निकाला है, कर्ल ऑफ f निकाला है i माइनस के। ठीक है ना, मैं एक बार वापस फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होता है कर्ल ऑफ f, चल कैसे नहीं रहा, ये होता है कर्ल ऑफ f, कर्ल ऑफ f डॉट जो भी अपना एन कैप और ds का मैग्नीट्यूड एरिया होता है। कर्ल ऑफ f अपन ने निकाल लिया, क्या निकाला है i माइनस के कैप, कर्ल ऑफ f अपन ने निकाल लिया i माइनस के कैप, तो ये लो कर्ल ऑफ f i कैप माइनस के कैप, एन कैप अपन ने निकाल लिया, ये रहा एन कैप 3i प्लस 2j प्लस के बटा रूट 14, तो 3i प्लस 2j प्लस के, 3i प्लस 2j प्लस के कैप अपॉन रूट 14, ठीक है, और ds का मॉड, सही बात है बिल्कुल, मल्टीप्लाई कराई 1i इंटू 3i मतलब 3, और j का है नहीं, कोफिशिएंट 0 है, 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 14, सब कांस्टेंट है ये, और इंटू क्या है ds का मॉड,
सही है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2, 2/√14 बाहर ले लिया। अब क्या बचा, सिर्फ डबल इंटीग्रेशन ऑफ ds। डबल इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब एरिया है ये। डबल इंटीग्रेशन मतलब एरिया तो होता है। तो 2/√14 किसका एरिया, तो किस रीजन से बाउंडेड है, ट्राइंगल से। मतलब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो तुम्हें सिखा देता हूं। ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। अब ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल के वर्टेक्स क्वेश्चन से ही। एक तो था 0 2 0, एक था 0 2 0 0, है ना, एक था 0 3 0। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं 0 2 0 0, 0 3 0 और 0 0 6, 0 0 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 AB क्रॉस AC। ठीक है क्या, मान लिया यार ये A है, ये B है, ये C है। तो AB क्रॉस AC ट्राइंगल का एरिया होता है। दो वेक्टर क्रॉस कराना है, पहले AB वेक्टर निकाल लो। AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर होता है B माइनस A। तो 0 माइनस 2 I कैप, 3 माइनस 0 यानी प्लस 3 J कैप, प्लस 0 माइनस 0 0 K कैप। AC वेक्टर निकाल लो। AC वेक्टर C माइनस A, 0 माइनस 2 I कैप, 0 माइनस 0 यानी 0 J कैप, और 6 माइनस 0 यानी 6 माइनस 0 यानी 6 K कैप। अब AB का क्रॉस करना है AC से। दो वेक्टर का क्रॉस का मतलब होता है उनका डिटर्मिनेंट। दो वेक्टर के क्रॉस का मतलब उनका डिटर्मिनेंट। क्रॉस करवा दिया तो AB क्रॉस AC, तो I J K। AB वेक्टर, AB है -2 3 0, AC वेक्टर -2 0 6। ये जो भी आए उसका ले लेंगे अपन मॉड, एरिया ऑलवेज इन मॉड। तो 1/2 आई कैप रखा, आई कैप रखा, डिटरमिनेंट सॉल्व करो। ये गया 18 माइनस 0 यानी 18, माइनस जे कैप लिया, ये गया -12 प्लस 0, भाई -12 ये 0 हो जाएगा, प्लस के कैप, ये गया 0, माइनस माइनस 6 यानी +6। तो ये आ गया 1/2। इसका मॉड भी लेना है अभी, मॉड लेना है। तो वेक्टर का मॉड क्या होता है, 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 1/2 रूट में कितना हो गया, ये 324, 18 का स्क्वायर 144 प्लस 36। इसको कैलकुलेट करना या कर लेते हैं। 6 4 10, 4 14 का 4 पावर 1, 3 और 1 4, 4 8, 2 10, 10 का 0 पावर 1, 3 4 और 1 5, 504 आ रहे हैं, ये आ रहा है। तो 2/√14 एरिया क्या था अपने पास, ये सॉल्व ये था ना। तो ये आया था 2/√14 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 1/2 ऑफ √504। 300, एक बार इनको वापस जोड़ लेते हैं यार, 324 144 और 36। 6 4 10, 4 14 का 4 पावर 1, 4 3 7 8 9 10 का 0 पावर 1, 3 4 1 500, 504 ही आ रहा है। तो ये आ गया 2/√14 इंटू रूट में 504। सही है। तो 14 इंटू 9 कितना होता है, 2/√14 इंटू ये 14 इंटू कुछ 14 की टेबल में आता है क्या, 504 504 36, 36 पर आएगा। 2/√14 रूट में 36 इंटू 14 504 हो जाएगा। 36 इंटू 14, 36 किसका रूट हो गया, 36 हो गया 6, और √14 बड़ा है, और ये भी √14 है। √14 से √14 गया, ठीक है क्या, और कुछ बचा तो नहीं ना। 2/√14 जो था अपना पीछे आंसर, 2/√14 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले अपने 1/2 AB क्रॉस AC। तो मैंने क्या नहीं रखा, मैंने 1/2 नहीं रखा, 1/2 ऑफ √504। ये 1/2 ऑफ √504, 2 से 2 गया, √514 हो गया, 36 इंटू 14, 2 तो चला गया। तो ये हो गया ओनली 6, क्योंकि √14 से ये √14 चला गया। 36 का रूट कितना हो गया, 6। तो अपना आंसर आ गया 6। समझ गए क्या, आसान है काफी। फिर भी नहीं आए, टेलीग्राम की लिंक, उसमें डाउट पूछना पड़ेगा। अभी मैं एक्टिव हूँ टेलीग्राम पर, तो डाउट पूछ लेना। कल पेपर
मैं जाने से पहले पहले तक जितना पूछना है पूछ लेना। तो मैंने स्टोक्स थ्योरम पर सवाल करवा दिया यार। अब जो तुम लोगों को हार्ड लगता है, 3D का एक सवाल करते हैं 10 मार्क का, है ना, 10 मार्क का 3D का सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through the circle, which passes through the सर्कल, एक सर्कल दे रखा है आपको, passes through the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और z बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच passes through the circle and is cut by the plane, and is cut by the plane, cut by the plane x plus 2y plus 2z बराबर 0, x plus 2y plus 2z बराबर 0 in a circle of radius 3, in a circle of radius 3। ओ सवाल बड़ा है, सर्कल ऑफ रेडियस 3, सवाल भले ही बड़ा हो, समझ में आना चाहिए, है ना, समझ में नहीं आया जितने कोई मतलब नहीं है। तो यार इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है अपने को, क्या है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, मतलब एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। वो स्फीयर पास कर रहा है, विच पासेस थ्रू द सर्किल, वो इस सर्किल से पास कर रहा है, मतलब इसके द्वारा जो भी सर्किल रिप्रेजेंट होता है उससे वो स्फीयर पास कर रहा है, ठीक है। एंड वो जो स्फीयर है, वो जो स्फीयर है, एंड इट इज कट बाय द प्लेन, ये मतलब उस स्फीयर को ये जो प्लेन है वो कट कर रहा है। जब ये प्लेन स्फीयर को कट करेगा तो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी है, 3, हमें पता है ना, लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने समझाया ये कि प्लेन अगर एक बॉल को कट करता है तो हमें एक स्फीयर सर्कल ही तो मिलता है। जब एक स्फीयर यानी गोला, गोला मतलब अपनी गेंद, उस गेंद को स्केल से काटो या तख्ती से काटो तुम्हारी, जब काटोगे तो जो फॉर्मेशन होगी वो एक सर्कल की होगी। तो ये प्लेन उस स्फीयर को कट कर रहा है, जब कट कर रहा है तो जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है 3, ठीक है। इस स्फीयर, ये जो स्फीयर है ये पास हो रहा है कहां से, इस सर्कल से, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक, कैसे कर देगा अभी बताएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो एक सर्कल से पास होता है। वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और जेड बराबर 0, ठीक है यार। और उस स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहा है, जब कट कर रहा है तो जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, 3 है। ये है सवाल, ठीक है। तो चालू कर रहा हूं मैं आंसर। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप में करवा देता हूं तुम्हें ये। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कुछ 2gx प्लस कुछ 2fy प्लस कुछ 2, क्या माने, कुछ एच जेड मानो 2hz, है ना, प्लस कुछ कांस्टेंट d बराबर 0। ये स्फीयर की इक्वेशन। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ माइनस एच। ये जो भी है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इसमें दो दो का भाग दे दिया तो जी एफ एच आ जाएगा, उसमें नेगेटिव लगा दिया तो माइनस जी माइनस एफ माइनस एच आ जाएगा। स्फीयर की रेडियस होती है रूट में ये जो भी है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लास्ट में ये माइनस में डी कर देंगे, ठीक है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। तो स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकालना सीख गए, ओके। अब स्फीयर किससे पास करता है, स्टेप 2, स्टेप 2, स्फीयर पास, स्फीयर पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, पास कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और जेड बराबर 0, इससे पास कर रहा है। अगर स्फीयर इसे पास कर रहा है तो ये जो चीज है ये स्फीयर को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मान लो कोई कर्व 2,3 से पास कर रहा है तो 2,3 उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये भी स्फीयर को सेटिस्फाई करेंगे, तो स्फीयर में रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4, और जेड की वैल्यू कितनी, 0, रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 प्लस जेड की वैल्यू 0 है, बाकी पता नहीं, प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस 2hz, z तो जीरो है, z जीरो है तो z जीरो है। तो z जीरो है ना, 2fy प्लस 2hz, तो z जीरो है प्लस d है, तो प्लस d है। एक मिनट रुको बेटा, कुछ थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो जीरो है। कुल लगे सुन लो एक बार मेरी बात, है ना। 4 + 2gx प्लस 2fy प्लस z तो है जीरो, z जीरो है, और क्या बचा अपने पास, d बचा क्या प्लस का, तो प्लस का d। तो 4 + 2gx प्लस 2fy प्लस d इक्वल टू जीरो। तो 2gx प्लस 2fy प्लस d की वैल्यू आ गई -4। कहने का मतलब अपने जो स्फेयर की इक्वेशन मानी थी ना, ये स्फेयर क्वेश्चन बोल रहा है इस सर्कल से पास कर रहा है, तो इस सर्कल से पास कर रहा है तो हमने सर्कल को सेटिस्फाई करवा दिया, ये आ गई। एक बात देखो यार, समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस डी हमेशा -4, ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है, हमें पता है कि स्फेयर इस सर्कल से पास करता है, मतलब x² प्लस y² बराबर 4 जो सर्कल है, इसका हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये इसमें जो भी पॉइंट है वो अपने स्फेयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये पॉसिबल है क्या कि x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू रखें और d रखें हमेशा -4 आए? ये पॉसिबल नहीं है। तुम रचाए रख के देख लो, इसमें जो पॉइंट है वो जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करें और हमेशा -4 ही आए, ऐसा जरूरी नहीं। इसका मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करवाना है। इसका मतलब कंफर्म है कि g को जीरो होना पड़ेगा, f को भी जीरो होना पड़ेगा, तब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ये हमेशा सेटिस्फाई होगा इस इक्वेशन में। भाई तुम्हें x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो और g कुछ जीरो नहीं है, f भी जीरो नहीं है, तो सॉल्व करने पर -4 आए, गारंटी थोड़ी है। पर लेकिन अगर g जीरो हो, f जीरो और d हो -4, तो गारंटी है 0 + 0 -4 हमेशा -4 ही आएगा। मतलब हमें g को जीरो, f को जीरो और d को -4 लेना पड़ेगा। तो स्टेप 3, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आ गई अपनी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमें निकालनी वो था x² प्लस y² प्लस z² प्लस क्या था 2gx, तो g तो जीरो है तो जीरो, प्लस क्या था 2fy, तो f भी जीरो है तो जीरो, प्लस 2hz, hz -4 बराबर जीरो। ठीक है क्या, ठीक है। अब यूं मत बोल देना सर z तो जीरो है, बेटा वो तो अपने सेटिस्फाई करवाया, ये और ये सेटिस्फाई करवाए तब ये इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए g को जीरो होना पड़ेगा, f को जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो ये g और f जो है वो सेंटर थे, तो ये जीरो हो गए, 2hz -4 बराबर जीरो। यानी अब अपने पास इक्वेशन आ गई है क्या, स्फेयर की। इसका सेंटर बता दो क्या होगा, अगर ये इक्वेशन है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है इस। अच्छा एक मिनट रुको, इसका सेंटर बताने से पहले अपन पहले वो प्लेन का काम कर लेते हैं, स्टेप 4, है ना। इसको एक बार इक्वेशन दे दो 1। अब मेरी बात सुनो यार, जो प्लेन है वो कट करता है स्फेयर को, इसको जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन क्या थी प्लेन की, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर जीरो, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर जीरो, है ना। ये प्लेन जो है वो कट करता है स्फेयर को, स्फेयर को कट कर रहा है, कट कर रहा है तो सर्कल बन रहा है, उसकी रेडियस कितनी है, उस सर्कल की रेडियस है 3। सही है क्या। तो जब एक स्फेयर को एक प्लेन कट करता है तो सर्कल की रेडियस ये तो 3 पता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस ये होती है स्फेयर की रेडियस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो h। तो हमें यहां से एक चीज पता चल गई क्या, कि यार r का स्क्वायर बराबर है h² प्लस 9। यहां से तो ये पता चल गया अपने को, मतलब हमें h निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, h निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन सेंटर निकालते हैं इसका, स्फेयर का, स्फेयर का सेंटर ये देखो, ये रहा स्फेयर, स्क्वायर का सेंटर होता है -g -f -h। तो g तो जीरो है,
एफ भी जीरो है तो जी भी जीरो, एफ भी जीरो। एच, जेड का कोफिशिएंट है 2h, 2h में 2 का डिवाइड कर दो तो क्या आएगा -h, तो ये आ गया सेंटर। स्फेयर की रेडियस क्या है, ये स्फेयर की रेडियस निकालनी है, तो स्फेयर की रेडियस होती है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, डी है यहां पर कितना -4 है, तो -4, तो स्फेयर की रेडियस आ गई रूट में एच स्क्वायर प्लस 4, स्फेयर की रेडियस आ गई, स्फेयर का सेंटर पता है। अच्छा, अब स्फेयर के सेंटर से 0 0 -h से ये जो प्लेन है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, ये h, कैपिटल H मान लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, पॉइंट को प्लेन में रख दो। x की वैल्यू 0 2, y की वैल्यू 0 2, z की वैल्यू -h बट्टा रूट में ये इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई, h बराबर -2h, मॉड में होती है डिस्टेंस ऑलवेज, बटा रूट में 9 यानी 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, h बराबर आ गई 2h/3, सही है। तो अब मेन सिनेरियो क्या बन रहा है, अपना जो स्फेयर है उसकी हमें रेडियस पता है, कितनी है अभी निकालिए, रूट में h स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अपना जो स्फेयर है उसकी रेडियस है रूट में h स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अपना जो स्फेयर है वो एक प्लेन कट करता है, प्लेन कट करता है तो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल की रेडियस कितनी है 3, 3, ये स्फेयर की रेडियस r, और ये h जो अपन ने अभी निकाल ली 2h/3, तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, r जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, रूट में h स्क्वायर प्लस 4, तो रूट में h स्क्वायर प्लस 4 बराबर कैपिटल हाइट, हाइट है 2h/3, 2h/3 इसका स्क्वायर प्लस 9, सॉल्व कर लो इसको, तो रूट में h स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4h स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9, तो h स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एरिया, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो w स्क्वायर 9 ये है, 4h स्क्वायर प्लस 9, अच्छा सॉरी r का स्क्वायर तो किया ही नहीं मैंने, r का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, h स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4h स्क्वायर प्लस 81 अपॉन 9, 9 ले लिया इधर, तो 9h स्क्वायर प्लस 36 बराबर 4h स्क्वायर प्लस 81, 9h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर 5h स्क्वायर बराबर 81 माइनस 36, 81 माइनस 36, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4/5, h स्क्वायर आ गया अपने पास 45/5 यानी कि 9, यानी h आ गया प्लस माइनस 3, ये हाइट नहीं है, h अपने पास ये कोऑर्डिनेट था, है ना, सेंटर था ना, 0,0, माइनस h, है ना, तो ये सेंटर आ गया अपने पास, तो स्फेयर का सेंटर आ गया अपने पास, तो स्फेयर का सेंटर हो गया 0,0, प्लस माइनस 3, ये है स्फेयर का सेंटर। स्फेयर की रेडियस क्या हो गई, स्फेयर की रेडियस क्या थी, रूट में स्फेयर की रेडियस थी रूट में एच स्क्वायर प्लस 4, तो रूट में ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 4, तो रूट में 9 प्लस 4, 3 का प्लस माइनस 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 ही तो होगा, रूट 13, तो फाइनल आंसर आने वाला है कि भाई सर्कल स्फेयर की इक्वेशन क्या होगी, तो स्फेयर की जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस ये 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस ये 0 का स्क्वायर प्लस, या आपने अपने जो स्फेयर की इक्वेशन मानी सीधा उसमें लिख लो, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d बराबर 0, यही तो था अपने पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी तो 0 है तो 0, f भी 0 है 0, 2h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू है प्लस माइनस 3, h की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3, तो यहां पर रखेंगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 3 टू द 6, तो प्लस माइनस 6z, और d माइनस 4 था, ऊपर देख लो अपने पास स्फेयर की इक्वेशन में, h ही तो गायब था,
डी तो -4 था, बराबर 0। तो ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन ये देखो, ये डी -4 था, कुल मिला के मैंने एच की वैल्यू रख दी +-3, तो ये आंसर आ गया, है ना। हो सकता है एच की वैल्यू +3 लेके भी सॉल्व किया, हो सकता है -3, कोई एक भी ले सकते हैं। तो ये सवाल हो गया स्फीयर का, जो तुम्हें आना चाहिए। सारा गायब हो गया, लोड ले रहा है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने, कि भाई तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना, पार्ट सी के। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a, b, c such that directional derivative directional derivative directional derivative directional derivative of function x y z बराबर है ax y स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी एक्स एट पॉइंट पी है 1, 2, -1, 1, 2, -1 हैज maximum magnitude has maximum magnitude of 64 in the direction parallel to the z axis, देखो मेरी बात सुनो, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एबीसी, ठीक है, सच दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन पॉइंट्स पर, किस पॉइंट पर, 1, 2, -1 पर, उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो है 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अच्छा, तो डाटा दे रखा है, हमें एबीसी निकालना है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमाइज करना है, तो वो मैक्सिमम होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो हमें मैक्सिमाइज करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, फंडा बता रहा हूं मैं इसका, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट के डायरेक्शन में मैक्सिमाइज होता है, ठीक है, मतलब हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, फिर हम डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, ठीक है क्या। स्टेप 1 सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो, हमें निकालना है ग्रेडियंट, किसका, एफ का, ग्रेडियंट निकालना है एफ का। ग्रेडियंट क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन है ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी एक्स, ये हमें निकालना है इसका ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जरा सोचो, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, एक्स वाले में एक्स का हो गया 1, मतलब बचा ए वाई स्क्वायर, तो ए वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया सी एक्स का हो गया 1 सी, तो ए वाई स्क्वायर प्लस सी आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ए एक्स पड़े हैं, वाई स्क्वायर हो गया 2y, तो 2y प्लस वाई के रेस्पेक्ट में वाई का हो गया 1, बचा बी जेड, तो बी जेड 2y प्लस बी जेड 2y, सॉरी एक्स भी तो है, वाई स्क्वायर का तो 2y हो गया, ए एक्स पड़ा है तो 2y ए एक्स, तो 2y ए एक्स प्लस बी जेड होगा, एक मिनट लिख रहा हूं, ये हो गया ए वाई स्क्वायर प्लस सी आई कैप प्लस ये हो गया y के रेस्पेक्ट में, देखो ये वाई स्क्वायर का 2y ए एक्स पड़ा है, तो 2a एक्स वाई प्लस बी जेड क्या जे कैप प्लस का होगा ये, और प्लस जेड के रेस्पेक्ट में देखो ये 0 हो जाएगा, कुछ जेड है ही नहीं, जेड के रेस्पेक्ट में इसका आएगा बी वाई, और जेड के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, तो बी वाई क्या आ जाएगा के कैप, ठीक है क्या।
यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप है। ठीक है, ये निकाले अपने ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है एट दैट पॉइंट। तो ग्रेडियंट एफ निकालना है एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? 1 2 -1, तो रख दो यार। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आ गया, रख दो। y की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहां 2 रख दिया, तो 4 प्लस सी आई कैप प्लस एक्स और वाई, एक्स है 1 वाई है 2, तो एक्स है 1 वाई है 2, तो 2 टू जा 4a, 4a प्लस बी जेड, जेड की वैल्यू -1 है, -1 है तो माइनस का बी आ जाएगा, 4a माइनस बी, 4a माइनस बी जे कैप, और प्लस यहां रख दो y की वैल्यू 2, तो 2b के कैप। ये आ गया ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ग्रेडियंट निकालने के बाद क्या करेंगे अपन? डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सॉरी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, बोलो ना पैरेलल टू जेड एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हमें जेड एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले मुझे ये बताओ, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस, इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस क्या होता है? 0 0 1। क्या होता है? 0 0 1। तो हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ यू। यू क्या है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? जो भी अपन ने निकाला है ग्रेडियंट ऑफ एफ, जो भी मैंने निकाला ये ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट एफ का डॉट कर दो डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन दे रखी है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में निकालना है ना, तो डायरेक्शन से डॉट कर दिया। तो ग्रेडियंट एफ कितना है? ग्रेडियंट एफ है 4a प्लस सी आई कैप, 4a प्लस सी आई कैप प्लस 4a माइनस बी, 4a माइनस बी जे कैप प्लस 2b के कैप, 2b के कैप। इसका डॉट कर दिया किससे? 0i प्लस 0j प्लस 1k, यानी 1k कैप से, बाकी तो सब जीरो ही है। तो इसका डॉट किया तो ये i इंटू समथिंग जीरो, ये समथिंग जीरो, 2b इंटू 1 यानी 2b आया, 2b आया। समझ रहे हो क्या? अच्छा, स्टेप 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव है 64। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये जो भी आया है इसका मैग्नीट्यूड 64 है, मतलब ये जो भी आया है 2b का मॉड है 64, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड 64 है। तो 2b इक्वल टू प्लस माइनस 64, तो b आ गया यार, b आ गया प्लस माइनस 32। अब b आ गया अपने पास। अब जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये z एक्सिस की डायरेक्शन में, सिंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज maximized in which direction? In the direction of gradient, in the direction of gradient। चूंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा अपनी ग्रेडियंट की डायरेक्शन में क्या होता है? मैक्सिमाइज, और द ग्रेडियंट मस्ट बी पैरेलल टू जेड एक्सिस, एंड ग्रेडियंट मस्ट बी पैरेलल टू जेड एक्सिस। ग्रेडियंट जेड एक्सिस के पैरेलल, अगर जेड एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब एक्स एंड वाई का कंपोनेंट जीरो होगा, एक्स एंड वाई का कंपोनेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो चलो आओ ग्रेडियंट पे चलते हैं। ग्रेडियंट ये रहा, ये तो था ग्रेडियंट, 4a प्लस सी आई कैप, 4a माइनस बी जे कैप, अलग से भी निकाल रखा है, ये रहा ग्रेडियंट। इसका x कंपोनेंट यानी 4a प्लस सी और y कंपोनेंट यानी 4a माइनस बी जीरो होगा, तो 4a प्लस सी जीरो, 4a प्लस सी जीरो होगा, 4a प्लस सी बराबर जीरो, और क्या जीरो होगा? 4a माइनस बी बराबर जीरो होगा। अच्छा बेटा b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू प्लस माइनस 32 है। एक काम करते हैं, पहले लेता हूं b 32, अगर b 32 है तो 4a माइनस 32 बराबर जीरो होगा, यानी 4a बराबर 32 होगा, यानी a बराबर क्या होगा? 8। मेरी बात समझ रहे हो ना? a बराबर 8 हो गया, तो a बराबर 8 रख दो इसमें, इसमें रख दो a बराबर 8। तो 4 इंटू 8 प्लस सी बराबर जीरो है, तो 8 चौक 32, तो सी की वैल्यू होगी -32। अगर b बराबर -32 होगा, b की वैल्यू -32 होगी, तो 4a, b की जगह इस बार -32 रखना पड़ेगा, -32 रखा तो 4a प्लस 32 हो जाएगा 32,
तो इस बार ए कितना हो जाएगा, ए होगा -32/4 यानी -8। ये ए -8 कहाँ रखेंगे, 4a प्लस सी में, तो 4a प्लस सी बराबर 0। तो सी की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, 32। तो अपने पास मैक्सिमाइज करना है ना किसको, वेक्टर को, तो अपन पॉजिटिव ले लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि भाई a बराबर 8, b पॉजिटिव ले लेंगे 32, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है। तो मैग्नीट्यूड आया था 2b, 2b 64 है, तो मैंने b को पॉजिटिव ले लिया। तो a 8, b 32 और c कितना हो जाएगा, -32। ये आ गई एबीसी की कांस्टेंट वैल्यू। तो ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 4 मार्क्स के भी करवा दिए, कल की वीडियो में भी करवा दिए, 2 मार्क्स वाले भी करवा दिए। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उनके फंडे भी ध्यान रखना, देखो है ना। हो सकता है डिजिट चेंज आ जाए, कुछ पता थोड़ी है, मेरे पास पेपर लीक थोड़ी है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही सवाल आने वाले हैं, ये आएंगे तो हो सकता है डिजिट चेंज करके आए। तो तुम ढंग से एग्जाम देना, फंडे ये सभी है। तो इतना ही करते हैं, थैंक यू। ऑल दी बेस्ट, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है।